हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर टारा के ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले जो लेक्चर था, जो वीडियो था, उसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वास्तविक संख्या का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर का क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व किए थे। उसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था वह ये था कि अगर कोई क्वेश्चन में वर्ग अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, आप लोग दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है सिर्फ सिंपल वाला पढ़ा था जिसमें कि वर्ग नहीं था, और यहाँ पे देखिए वर्ग लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मेथड वही है, बस हम लोग वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर देंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं, इसलिए a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा और बराबर R होना चाहिए और छोटा होना चाहिए किससे, B से। तो पिछले वीडियो में हम जो है हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो होता है वही को हम लोग B मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 है तो हम लोग यहाँ B बराबर क्या लेंगे, B बराबर 3 लेने पर, तो जब B 3 लिए तो R मेरा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 0, 1 या 2। ठीक है, तो आगे चलते हैं एक एक करके। हम लोग R बराबर 0 लेने पर, जब R 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R, यानी कि A बराबर B मेरा 3 है तो 3Q और प्लस R 0 है, मतलब कि 3Q। अब देखिए वर्ग है तो हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3Q का स्क्वायर, मतलब 9Q स्क्वायर। अब देखिए हमको 3m के रूप का लाना है, तो जो लाना रहे उसको उसमें से कॉमन ले लीजिए। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लिए, अब जो भी बचाएगा उसको कोष्ठ में रख लेंगे, बचेगा क्या, 3Q स्क्वायर। ठीक है, अब इस 3Q स्क्वायर को हम लोग कुछ और मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लिए 3m, और 3m के रूप का लाना ही है तो इसको आप दूसरा चीज मान लीजिए, v मान लिए, 3v, और जो माने हैं उसको लिख देंगे यहाँ 3Q स्क्वायर बराबर v माना। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका बिल्कुल इसके रूप का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यह 3m के रूप का है। इसी तरह हम लोग आगे चलेंगे, R बराबर 1 लेंगे। अब R बराबर 1 लेने पर जब आप R 1 लीजिएगा तो A बराबर फिर उसी तरह BQ प्लस R, A बराबर B कितना है, 3, तो 3Q प्लस R मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब देखिए स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab और प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 6Q और प्लस 1। तो देखिए हमको इसको या तो 3m और नहीं तो 3m+1 के रूप का ले जाना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि ये जाएगा कैसे। तो आप क्या काम कीजिए, 3m+1 के रूप में भी आप ला सकते हैं, तो 1 तो आया हुआ है, आप क्या काम कीजिए, इसको 3m के रूप का ले आइए +1, तो ये इसके रूप का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 3 लाना है ना, तो 3 को आप कॉमन ले लीजिए इसमें से, फिर तो 3 जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, 3Q स्क्वायर और प्लस इसमें क्या बचेगा, 2Q प्लस 1। फिर उसी तरह आराम से इसको आप दूसरा चीज मान सकते हैं। हम मान लिए इसको 3, इसको मान लीजिए P, तो 3P और प्लस 1 जो माने हैं वो फिर लिख देंगे, माना 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर P। ये देखिए आ गया 3m+1 के रूप का, तो यहाँ पे लिख देंगे यह 3m+1 के रूप का है। फिर वही बात, फिर वही काम करेंगे। अब मेरा 2 गो तो सीधे यहाँ पे हो गया R
0 और 1 हो गया। अब एक हम लोग क्या करते हैं, r बराबर, अब एक बचा r बराबर 2 लेने पर। तो देखिए जब आप r2 लीजिएगा तो फिर वही लगाइए, a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर b मेरा है 3q और r है 2। अब देखिए इसका स्क्वायर ले जाना है, तो हम लोग इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इस फिर उसी तरह स्क्वायर तोड़िए, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। आगे ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे फिर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो या तो 3m नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप का लाना है। 3m तो ये आएगा नहीं, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको 4 को 3 और 1 में लिख देते हैं ताकि 3 कॉमन हो जाए और फिर 1 इसी के रूप का आ जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब ये देखिए इसमें से आप आराम से जो है यहाँ पर से फिर 3 कॉमन ले सकते हैं और फिर इसके रूप का ला सकते हैं। तो वही काम कीजिए, यहाँ पे इतना में से 3 कॉमन ले लीजिए। तो आप जब 3 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और फिर प्लस 1। अब फिर इसी तरह इसको कुछ और मान लीजिए, तो मान लेते हैं हम 3r और प्लस 1 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर r माना। ठीक है, फिर देखिए ये बिल्कुल इसके रूप का हो गया। आप तीनों को प्रूफ कर लिए, यहां भी लिख दीजिए, यह किसके रूप का है, 3m प्लस 1 के रूप का है। देखिए आपका तीनों प्रूफ हो गया, ये भी तीनों इसी के रूप का आ गया। तो अंत में क्वेश्चन जो है वही लिख दीजिए, लास्ट में आप लिख दीजिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप अच्छे से देख लीजिए। और वर्ग वाला जो बचा हुआ था वो भी हो गया। इस तरह से आपका जो है वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 जो है पूर्णतः कंप्लीट हो गया। हम लोग जो है वास्तविक संख्या का अगला चैप्टर में चलते हैं, जो कि आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पर आधारित है, और हम लोग जो है वो चैप्टर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका जो वास्तविक संख्या का है उसको देखते हैं, जो चैप्टर 1.2 है। 1.1 आपका क्लियर हो गया, हम लोग 1.2 को देखते हैं। इसमें जो है आपको वह मेनली जानना जो है वह है जानना अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पर, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। और यह जो डिपेंड है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, यह पूर्णतः आपका डिपेंड है अभाज्य संख्या पर और अभाज्य संख्या के गुणनखंड पर आधारित, जो कि आपको समझना होगा। सबसे पहले उसके लिए हमको समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या कहते किसको है, अभाज्य संख्या कहते किसको है। इसको आप लोग रूढ़ संख्या भी कहीं कहीं पे देखिएगा, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या मतलब हुआ कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे अगर हम बोले 7, तो आप भली भांति जानते होंगे कि 7 या तो 1 से ही कटेगा, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या कटती है, और नहीं तो ये पूर्णतः 7 से ही विभाजित होगा। अन्य कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि आपको 7 को क्या कर सके, विभाजित कर सके। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि वैसी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होगा वही आपका कहलाएगा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल, अगर शुरुआत से एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो अभाज्य संख्या जो है शुरू होता है 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अगर बात हो तो आपको बोलना पड़ेगा 2। ठीक है, 2 हुआ, फिर आप 3 कह सकते हैं, 5, 7, ठीक है, 11 etc है ना। सभी देख लीजिए या तो एक नहीं तो स्वयं से विभाजित होते हैं। ठीक है, और इसी के विपरीत अगर हम भाज्य संख्या बोले तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं।
भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो अगर भाज्य संख्या का बात बोले तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होगी जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जैसे अगर हम बात करें 4, तो देखिए 4 1 और 2 को छोड़कर, 1 और 4 को छोड़कर 2 से भी विभाजित होता है। 9, तो 9 देखिए 1 और 9 छोड़कर 3 से भी विभाजित होता है। तो इसका मतलब ये सब जो होंगे यह भाज्य संख्या कहलाएगा। तो देखिए ये अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है ये है क्या? तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जो है वह है कि कहता है कि आप प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में एक और केवल एक ही तरीका से व्यक्त कर सकते हैं। केवल आप उसका क्रम बदल सकते हैं, बाद बाकी उसका जो सीरीज होगा वह सेम ही होगा। फिर से समझ लीजिए, प्रत्येक यौगिक संख्या को मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को, इसका जो कथन है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में एक और केवल एक तरह से व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल स्वरूप आप देख लीजिए कि यदि हम कहें 36 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसको अगर आप अभाज्य संख्या के रूप में तोड़े तो 36 को आप क्या, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 से ये लगेगा 18, फिर देखिए 2, फिर 9, फिर देखिए 3 और फिर 3। हमेशा अभाज्य संख्या के गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है। ऐसा नहीं कि 9 से लग रहा है तो डायरेक्ट 9 से लगा देंगे, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। तो देखिए आप देखेंगे कि इसका जो क्रम होगा वह इसमें और कोई अभाज्य संख्या दूसरा नहीं आ पाएगा। आप इसको सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि इसका क्रम बदल दीजिए, तो क्रम का बात यहाँ नहीं होगा। क्रम को छोड़कर आप अन्य कोई और अभाज्य संख्या के रूप में इसको व्यक्त नहीं कर सकते। यही है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब देखिए इसका जरूरी क्या होगा, तो इसका जो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है उसका जरूरी होता है फिर जो आप लोग पिछले चैप्टर में निकाले हैं वही निकालने। मतलब क्या कि इसका भी उपयोग HCF और LCM निकालने के रूप में होता है। और किस तरीका से? तो गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के क्रम में, और या तो इस पे और नहीं तो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहता है। अगर ये रहेगा तो वो नहीं, और ये अगर वो दे दिया तो ये नहीं। तो दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या का गुणनखंड के क्रम में तोड़ेंगे कैसे। पहले तो आपको अभाज्य संख्या के, कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखने आना चाहिए, गुणनफल के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। जैसे देखिए अगर हम 48 बोलते हैं तो ये एक भाज्य संख्या है, इसको आप अभाज्य संख्या में लिखिए तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 से, तो ये हो जाएगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। ये अभाज्य संख्या का क्रम बना। और इसी को आप जब गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में लिख दीजिएगा, यही आपका जो है हो गया किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, 2 4 बार है तो 2 का पावर 4 और 3 एक बार है तो 3 का पावर 1। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से किसी भी प्रश्न के HCF और LCM को कैसे निकाला जाए हम लोग आगे समझते हैं, जब तक इसको हम मिटाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसो और लॉसो ज्ञात करें, यानी LCM और HCF ज्ञात करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होगा। चलिए हम लोग दोनों का अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए अभाज्य छोटी से स्टार्ट करेंगे, 2 से कीजिएगा आप, ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर देखिए 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से कीजिएगा 6, फिर 2 से कीजिएगा 3। इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आप लिख लीजिए। तो ये देखिएगा आप यहाँ से 96 जो मेरा आएगा वह हो जाएगा 2 गुना 2, कुल 2 4 5 है और 1 3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3 4 5 और गुने 3 का पावर 1। अब चलिए हम लोग आगे 404 का निकालते हैं। इसका आप निकालिएगा 2 से, ये हो जाएगा 202,
फिर आगे 2 से 101, फिर देखिए 101 खुद अभाज्य संख्या जो कि किसी से कटेगा नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और ये आपका जो है 404, ये आपका हो जाएगा 2 गुना 101, मतलब 2 का पावर 2 गुना 101 का पावर 1। अब देखिए ये तो मेरा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दोनों संख्या आया। अब देखिए इससे मौसो और लौसो आएगा क्या, तो अच्छा से समझिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मौसो जो होगा HCF, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो मतलब क्या होगा, वह मौसो जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो क्या करेगा, दोनों को जो है वह विभाजित करेगा, है ना। तो मौसो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए मौसो आप निकालने के लिए जो दोनों का अभाज्य गुणनखंड में, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन हो उसका, जो दोनों का कॉमन होगा उसका सबसे छोटा पावर लेना है। तो देखिए हमारा जो दोनों में कॉमन है, यहाँ देखिए अगर दोनों के अभाज्य गुणनखंड में, तो कॉमन जो है वह 2 है, सिर्फ कॉमन 2 कॉमन है और उसका छोटा पावर लेना है। तो छोटा पावर 2 का पावर 5 हो गया, 2 का पावर 2। तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि 2 का पावर 2 जो है इसका छोटा पावर है। तो इसका मतलब मौसो जो मेरा होगा 2 का पावर 2, बोले तो 4 आंसर हो गया। इसी तरह अगर आप लॉसो का बात करते हैं, तो लॉसो जो होगा LCM, वह होता है जो दोनों में कॉमन मिले, ध्यान से सुनना है, जो दोनों में कॉमन मिले उसका बड़ा पावर, और जो कॉमन ना मिले उसका भी गुणनफल। तो चलिए हम लोग लॉसो, दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है, तो 2 का बड़ा पावर 2 का पावर 5 गुने, देखिए 3 कॉमन नहीं मिल रहा है तो 3 आ जाएगा, और साथ में देखिए 101 भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो गुना में 101 भी आ जाएगा। आप इसको गुना कीजिएगा तो यह 96 होगा, गुना करके देख लीजिए, ये आंसर हो गया। एक बार और फिर से समझ लीजिए, मौसो जो होगा वह दोनों के जो दिए हुए संख्या होगा 2 या 3, सब में जो उसके अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन मिलेगा उसका छोटा वाला पावर आप मौसो कर देना है, और जो नहीं मिलेगा कॉमन उसको छोड़ देना है मौसो में। जबकि लॉसो में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिले उसका बड़ा वाला पावर लेना है, और साथ में जो कॉमन नहीं मिले उसको भी साथ में हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग अगला एक और क्वेश्चन इस पर उदाहरण देखते हैं जब तक हम इसको रब करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग के सामने एक और क्वेश्चन है, इससे आप समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, 26 और 91 का लॉसो और मौसो ज्ञात करना है, वही मेथड अभाज्य गुणनखंड मेथड से, जिसको कि हम लोग अंक गणित का मूलभूत प्रमेय कहते हैं। तो चलिए हम लोग 26 का निकालते हैं। तो आप देखिएगा 2 से 13 खुद अभाज्य संख्या है, मतलब आप 26 का जो होगा वह 2 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1। फिर हम लोग चलते हैं 91 जो है 7 से लगेगा, देखिए तो 13, मतलब ये खुद अभाज्य संख्या है, तो 91 जो होगा वह हो जाएगा 7 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1। अब देखिए हमको मौसो और लॉसो वही विधि लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मौसो मेरा बनेगा वह क्या होगा, दोनों में आप कॉमन देखिए तो दोनों में कॉमन आपका 13 दिख रहा है, तो मतलब मेरा मौसो क्या हो जाएगा 13। और चूंकि दोनों का पावर सेम है, अगर यही 4 रहता ये 3 रहता तो हमको 3 वाला लेना पड़ता छोटा। जबकि लॉसो क्या हो जाएगा, लॉसो होगा जो दोनों में कॉमन मिला वो तो लिख ही लीजिए, और अगर कॉमन का पावर सेम है तभी हम ये ले रहे हैं, अगर बड़ा रहता तो बड़ा वाला लेते। ठीक है, और 2 कॉमन नहीं है 2 भी लिख देंगे, 7 कॉमन नहीं है 7 भी लिख देंगे। आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 और 14 140, 42 26 कर लीजिए गुना, 4 तिया 12 और 4 1 5 3 और 1 182, यही आपका क्या हो गया, लॉसो हो गया। तो मैं समझता हूं कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यही क्वेश्चन आपके चैप्टर में है। और इसमें देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसको कि हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं आगे। HCF 306 और 657, कोई दो संख्या है, इसका HCF आपको 9 दिए हुए हैं, तो LCM यही दोनों संख्या का पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे इसमें आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा कि मौसो और लॉसो यानी HCF और LCM का जो गुणनफल होता है, यह दो संख्याओं के जो दिए हुए संख्या है उस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि यदि हम मौसौ कोई दो निश्चित संख्या का मौसौ और लौसौ को गुना करें तो यह जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे a और b अगर कोई संख्या है तो आप लौसौ HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB अगर करते हैं तो यह आपको A क्रॉस B यानी दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट पर आप इसको अगर बनाते हैं तो आपके पास दो संख्या, एक 306 है और दूसरा 657 और HCF दिए हुए हैं। तो अगर HCF में लगाते हैं तो HCF 9 दिए हुए हैं तो 9 गुने LCM निकालना है तो LCM को LCM ही लिख देंगे और दोनों संख्या का गुणनफल एक है 306 और दूसरा है 657। इस बार जो है एक ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था और जो है आपका 2 नंबर वाला भी एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा देख लीजिए। तो एलसीएम जो है यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 306 गुना 657 और बटा में आ जाएगा 9। इसको आप कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36। आप इसको जब 34 और 657 को जब गुना कीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा 2 2 3 3 8 22 338। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा समझ में आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप बना लीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट बचा उसको समझ के और चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का आपका लास्ट जो है टाइप वह है कि क्वेश्चन आपको रहेगा जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। यहाँ पे आपको कुछ और भी रह सकता है, 7 टू द पावर n, 15 टू द पावर n, वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमको जो है यहाँ पे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि n अगर प्राकृत संख्या है तो n का जो वैल्यू होगा वह गिनती 1 2 3 4 बढ़ते चल जाइए n तक, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं शून्य आने के लिए अगर हम आपको कहें कोई संख्या के अंत में शून्य आना है तो आप क्या कहिएगा कि उसके गुणनफल में 2 और 5 अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक 2 और 5 नहीं रहेगा तो दोनों के गुणनफल से ही अंत में शून्य आ सकता है। कोई भी संख्या हो उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 भी रहना चाहिए और 5 भी। अगर कोई एक नहीं है तो उसके अंत में शून्य नहीं आ सकता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में हम लोग यही चेक करते हैं कि क्या जो दिए हुए संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है अथवा नहीं। अगर दोनों होगा तो अंत में शून्य आ सकता है, अगर दोनों नहीं हो, दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो अंत में शून्य नहीं आ सकता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो चेक के लिए हम यहाँ पे जो मेरा अंक है वह 6 टू द पावर n है, तो इसको हम लोग n का वैल्यू अपने मन से गिनती में कोई भी रख सकते हैं। 1 रखिए तो यह 2, इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 मिला। फिर देखिए एक 2 और रख के चेक कर लेते हैं। 6 टू द पावर 2, 6 गुने 6 2 बार तो 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3। एक बार और रख के चेक कर लेते हैं। 3 बार 6, यह क्या हो जाएगा 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 गुने 3। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितना भी ले ले आप, इसमें केवल 2 और 3 आ रहा है। इसको आप लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य आने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, फिर यहां देख लीजिए चूंकि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है किंतु 5 नहीं, अतः क्या होगा 6 टू द पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता
है। बस हो गया। आपको जब भी क्वेश्चन दे आप वही काम कीजिए कि अपने मन से उसका 1-2 वैल्यू रख के और देख लीजिए, अगर नहीं है तो बस यही लिख देना होगा कि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में शून्य आने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है किंतु 5 नहीं, वही रहता। अगर 15 टू द पावर n तो इसमें भी वही काम करते, तो देखते हम लोग कि 3 और 5 आएगा, तो इसमें 5 है किंतु 2 नहीं है, तो इसमें भी अंत में शून्य नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 और चैप्टर उसके अगला यानी चैप्टर 2 एनसीईआरटी में 1.1 और 1.2 आपका अच्छे से क्लियर हो गया। आप लोग का काम है कि चैप्टर को देख के और अच्छे से बनाएं और जो है बना के इसका नोट्स बनाएं और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं और घर में रहें और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें और इधर उधर समय व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपका 10वीं वर्ग का एग्ज़ाम है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम पहले बार आप लोग जो है दीजिएगा 2021 में। तो कोशिश करना है कि इसके लिए अभी से ही रणनीति बना के जो है आप लोग पढ़िए और इसके लिए आपको जो ऑनलाइन वीडियो मिल रहा है उसको अच्छे से समझिए और सॉल्व कीजिए और उसको बनाइए। ठीक है, और हम लोग जो है अगला जो मैथ का वीडियो आएगा उसमें वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 होगा उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग घर में रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।